नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो समर्पित है एसएससी जीडी 2024 वाले कैंडिडेट के लिए। आपको पता है एसएससी जीडी 2024 की एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी 2024 से होंगे। आपके पास अभी नेट 110 दिन का समय शेष है। इस टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको कैसे तैयारी करनी है। मेहनत तो आपको करनी होगी, बिना मेहनत के तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मेहनत को किस ढंग से करें, किस स्मार्ट तरीके से करें ताकि वो मेहनत आपकी सफलता की और अग्रसर हो सके। तो इसके लिए बात करेंगे एसएससीडी 2024 की तैयारी करने की क्या स्मार्ट टिप एंड ट्रिक्स हैं और सभी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट कंटेंट या फिर बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो बेस्ट बुक्स आज तक स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलाया है उनके बारे में बात करेंगे। अभी आपको पता है एसएससी जीडी 2022 जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2023 को हुआ है और 2023 में ही उनकी ज्वाइनिंग। तो 2023 वाली जो एग्ज़ाम एसएससी जीडी का हुआ है उनके बेस पर उनमें कितनी वैकेंसी थी, क्या कट ऑफ गई है, उस आधारित 2024 के लिए सेफ स्कोर, यदि आप मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करते हो तो कहाँ तक आप सेफ हो या फिर एग्ज़ाम में कितना स्कोर करें निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए, इस पॉइंट पर भी बात करेंगे। जैसे कि ये चैनल जीके के लिए समर्पित है तो जीके के लिए मैं आपको बेहतरीन रणनीति आपको बताऊंगा। आपको पता है एसएससी जीडी में जीके का वेटेज समान है, 20 क्वेश्चन जीके को मिलता है, 20 आपको रीजनिंग के मिलते हैं, 20 मैथ्स के मिलते हैं, 20 हिंदी या इंग्लिश के मिलते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट हैं मैथ्स रीजनिंग में अच्छा कर लेते हैं, हिंदी में भी कर लेते हैं, लेकिन जीके में मार खा जाते हैं। तो जीके में आपको बताऊंगा किस टाइप से 16 प्लस तक का आप स्कोर कर सकते हो यदि आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की तो 110 दिन के टाइम ड्यूरेशन में। आपको पता है टाइम मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 60 मिनट के समय में 40 तो जीके और मैथ्स के सवाल हैं, ठीक है, सॉरी मैथ्स और रीजनिंग के 40 सवाल हैं और टोटल 80 सवाल को 60 मिनट में कैसे हल करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और अभी से प्रमुख सावधानी क्या बरतनी होगी आपको। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सावधानी है जो स्टूडेंट हैं अभी ध्यान नहीं देते हैं, बाद में उनको पता चलते हैं तो फिर वो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह पाता है। तो वो भी पॉइंट पर अपन बात करेंगे। और संभावित पद कितने हो सकते हैं, नोटिफिकेशन कब आया, एग्जाम डेट तो जारी हो चुके हैं लेकिन नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे, उसमें एग्जैक्ट आपका पूरा डाटा होगा। तो एक एक करके सभी पॉइंट को आपका डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है एसएससी जीडी, जिसको रिक्रूटमेंट का ये पूरा नाम है, 2024 करके आपका टाइटल से नोटिफिकेशन आएगा। इसके आवेदन आपके 24 नवंबर से 28 दिसंबर 2023 के बीच में होने वाले हैं। ये बात एसएससी जीडी का जो एसएससी का एग्जाम कैलेंडर है उसमें उल्लेखित है कि 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें उसी दिन से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन ध्यान रखिएगा 24 नवंबर 2023 को आने वाला है। 28 दिसंबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं और एग्जाम डेट भी फिलहाल आ चुकी है, 20 फेब से स्टार्ट है और मार्च तक चलेंगे 2024 में। तो ये नीचे एग्जाम डेट उल्लेखित है 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक, टोटल 15 दिन में एसएससी जीडी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, एज काउंट कब से होगी, एज लिमिट में आपको छूट दी जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, इस पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट ओवरेज हो चुके हैं तो यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी तो टीसीएस रहने वाली है, लेकिन अब की बार एसएससी का एक नया रूल्स निकल के आया है, जिसमें एसएससी ने बताया कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, मतलब जो क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट के सामने स्क्रीन पर शो करना, उसके बाद उनको इवैल्यूएट करना है, क्वेश्चन पेपर का जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है उनका मूल्यांकन करना, फिर आंसर की वगैरह अपलोड करना, कैंडिडेट की मार्क्स अपलोड करना, पूरी लिस्ट बनाना, वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का काम होता है। जैसे स्टूडेंट का बायोडाटा उनके पास पहुंच जाता है तो कॉल लेटर वगैरह जारी करना। तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी तो टीसीएस रहने वाली, लेकिन नए रूल के तहत जो एग्जाम करवाएगी एजेंसी वो सवाल नहीं बना सकती, सवाल कोई और एजेंसी बनाएगी, एग्जाम कोई और एजेंसी करवाएगी। तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी तो टीसीएस रहने की संभावना जो अभी भी है और रहने वाली, लेकिन जो कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी है जिसका नाम एसएससी ने दिया है CAA फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक के लिए अलग एजेंसी है। तो आप कहेंगे क्या टीसीएस सेम रहने वाली है, पहले तो टीसीएस है एग्जाम भी करवाती थी और क्वेश्चन भी बनाती थी। अब की बार एसएससी ने जो एक नया बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है, इस प्रोसेस की एक तरीके से लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2023 है, जिसमें वो लास्ट तरीके से चेक करेंगे फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं, जो सबसे कम प्राइस में फाइनेंशियल प्रपोजल, इससे पहले टेक्निकल प्रपोजल वगैरह यदि उनका सही हो जाता है तो 30 नवंबर 2023 को इनकी
बिडिंग प्रोसेस की एक तरीके से लास्ट डेट है। तो हो सकता है कि दिसंबर में वो फाइनलाइज कर दे कि कौन सी एजेंसी आपके सवाल बनाएगी। जैसे कि इसका एग्जाम 20 फेब से हो रहा है, तो कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी चेंज हो सकती है, इसकी संभावना है। लेकिन अभी अपन नहीं कह सकते कि टीसीएस, क्योंकि जो कैलेंडर निकल चुका है ये वाला कैलेंडर लास्ट तक एसएससी जीडी एग्जाम के लिए है, जो कि ये फरवरी मार्च 2024 में होने वाला है। इससे पहले भी फरवरी मार्च में ये इतने सब कुछ एग्जाम एसएससी है वो कंडक्ट करवाने वाली है। तो हो सकता है इस पूरे एग्जाम कैलेंडर के लिए टीसीएस ही आपके सवाल बनाए, लेकिन इसको अभी कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता है कि सवाल कौन सी एजेंसी बनाएगी। टीसीएस भी बना सकते हैं या फिर नई एजेंसी फाइनलाइज होकर उनको जिम्मेदारी दे दी जाए नए वर्ष पर, जैसे 2024 के बाद जितने भी एग्जाम्स हैं, तो वो नई एजेंसी भी आपकी सवाल बना सकती है। निश्चित रही नहीं है, कोई भी कह दे कि टीसीएस ही बनाएगी, ये बिल्कुल श्योर नहीं है, क्योंकि लगभग बिडिंग प्रोसेस है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। एज काउंट कब से होगी, जैसे कि आपको पता है जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसमें एक डेट रहती है कि आपकी आयु कब से गणना करें। तो उसके लिए मैं कुछ प्रीवियस डाटा की ओर आपको ले चलता हूँ। बाकी आयु में छूट की बात करें तो यूआर में आयु में छूट देने की संभावना आपकी बार नहीं बनती है। लास्ट जो आपके 2021 में 3 वर्ष की आपको आयु में कोविड-19 के हवाला देते हुए छूट दी गई थी, अब की बार ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि कोविड तो है नहीं। और इससे पहले नवंबर में एसएससी दिल्ली पुलिस की सितंबर में एसएससी दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट जो आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसमें आयु में छूट नहीं दी गई थी। वो भी एसएससी जीडी लेवल की वैकेंसी है, एसएससी ने कराई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, एसएससी जीडी भी कांस्टेबल की है, तो इसमें छूट नहीं दी गई थी। तो आपको एसएससी जीडी में भी 2024 में भी आयु में छूट देने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। विशेषकर बात कर रहा हूँ यूआर में, बाकी तो आयु में छूट रहती है ओबीसी एसटी के लिए। तो आपको बता दूं आयु गणना कब से की जाएगी, जैसे कि एसएससी जीडी 2018 वाली फॉर्म आए थे 21 जुलाई को, आयु की गणना की गई थी आपके 1 अगस्त को, उसके जस्ट बाद वाली डेट 1 अगस्त को, और एज लिमिट वही 18 से 23 है जनरल कैंडिडेट के लिए। एसएससी जीडी 2021 की बात करें, फॉर्म आए थे 17 जुलाई को, आयु की गणना हुई थी 1 अगस्त को, ठीक है, नेक्स्ट डेट को। और एसएससी जीडी 2022 फॉर्म आए थे 27 अक्टूबर को। अब की बार आपके फॉर्म आ रहे हैं नवंबर में, 20 नवंबर में, 20 नहीं 24 नवंबर। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नवंबर में आपके फॉर्म भरे जा रहे थे, और उन्होंने जो आयु की गणना की थी वो 1 जनवरी 2023 से नेक्स्ट आने वाले जनवरी में की थी। तो अब की बार भी संभावना है लगभग अक्टूबर नवंबर में। जुलाई से यदि पहले आवेदन आ जाते हैं उस केस में अगस्त से गणना होती है, और उसके बाद आते हैं तो फिर वो जनवरी वाली डेट रहती है। तो 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु की गणना होगी, 18 से 23 वर्ष यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी प्रीवियस 2022 में ये 3 वर्ष की छूट दी गई थी, और इसके बाद अभी 2024 में छूट देने की संभावना कम है। एससी एसटी को वैसे 5 वर्ष की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 वर्ष की है, एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की है। ये छूट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा था। योग्यता सभी को मालूम है, 10th पास है। 1 जनवरी 2024 से आपकी यदि 10th पास हो, उस डेट तक 10th पास रहेगी। एपरिंग वाले एलिजिबल नहीं हैं, जब भी आपकी लास्ट डेट रहती है फॉर्म की उसके लास्ट तक आपकी 10th पास होनी चाहिए। संभावित पद हैं बहुत से, आपने चैनल्स वगैरह में देखे होंगे, कोई दावा कर रहा है 84,000 का, कोई कर रहा है 75,000 का, लेकिन अभी कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता है कि एग्जैक्ट पद कितने आएंगे। 84,000 75,000 ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। लेकिन पद की बात करें तो यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास पद आ सकते हैं, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं लोकसभा के, उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे खासे पद आने की संभावना है। प्रीवियस आपके 2022 में भी 50,000 पद थे, तो उसके आसपास अब की बार भी पद रहने की, वैकेंसीज रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। स्पष्ट रूप से आपको 24 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आएगा उसी डेट को पता चलेगा। एग्जाम पैटर्न वही सेम रहने वाला है, जिसमें आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, 80 क्वेश्चंस रहते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 160 नंबर्स का पूरा पेपर रहेगा। रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जीके के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी है जिसमें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और इस प्रकार आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 80 क्वेश्चन और 60 मिनट का समय है, तो समय काफ़ी कम है। टाइम मैनेजमेंट आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा, इसको कैसे बेहतर करना वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर आपके आएंगे यदि सही सवाल हुआ, गलत हो गए तो फिर 0.5 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाता है एग्जाम, उसके बाद पीईटी और पीएचडी के लिए लगभग 8 गुना के आसपास अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे। प्रीवियस 2022 में 7.5 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए थे, तो ये कुछ 8 गुना के आसपास होंगे, जिसमें 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में करनी है। और ये दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का है। और फिर यहाँ पर फीमेल के लिए अलग है, 1.6 किलोमीटर रेस है, 8.5 मिनट में करनी है।
और पीएचटी की बात करें तो आपकी 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। और बाकी यहाँ पर एसटी वालों को कुछ छूट है हाइट में, मेल और फीमेल को, और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अभी तो समय आपके पास बहुत कम है, कहने को 3 मंथ का समय है या फिर 100 दिन का मैं समय कह दूं, 100 दिन का समय है। तो आपको एक चैलेंज लेना है, बिल्कुल अपने आप को बंद कर देना है और निरंतरता मत खोना। ऐसा नहीं कि एक दिन ना पढ़ो तो कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे एक दिन नहीं पढ़ते तो आपकी माइंड पर कितना प्रभाव पड़ता है आप बिल्कुल, क्योंकि आप कंटिन्यू 10 दिन पढ़ रहे हो और एक दिन नहीं पढ़ा तो सेकेंड डे आप फील करोगे वास्तव में मैंने गलती कर दी है। एक तरीके से आपका मोटिवेशन है वो लो हो जाएगा। तो निरंतरता बिल्कुल मत खोना है और रिवीजन करते हुए आपको पढ़ाई करनी है, तो सफलता आपके निश्चित है। और क्या क्या बात को ध्यान रखना है ये पॉइंट आगे भी मैं बात कर दूंगा। सेकंड, यहाँ पर एफआईआर और कोर्ट केस हैं, विशेषकर ध्यान रखिएगा। काफ़ी कैंडिडेट ये सामना कर रहे हैं, ऐसे फैमिली वाले मामलों में ना पड़ें। जो घरेलू झगड़े वगैरह होते हैं उनसे बिल्कुल दूरी बनाए रखें। काफ़ी जो आपके पड़ोसी हैं वो इसी फिराक में बैठे हुए हैं कि किस प्रकार एफआईआर हो तो सबसे पहले इनका नाम हो। तो कोर्ट केस एफआईआर है, इससे बचकर रहना, नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद आपको पूरा प्रोसेस होने के बाद पछताना पड़ता है। यदि इस प्रकार का कोई केस है तो उसको छुपाना मत। छुपाना मत का मतलब, जैसे ही आपका डीवी वगैरह होता है उसमें मेंशन करना रहता है फॉर्म भरते वक्त, है यदि कोई ऐसा तो मेंशन करिएगा ताकि आप बाद में न पछताओ, बाद में डायरेक्टली आपको वहाँ पर टर्मिनेट कर देते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट का विशेषकर ध्यान रखिएगा। एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है उससे पहले का अभी से बना लो ताकि 1 वर्ष की वैलिडिटी में आपका वो बना रहे, उसमें बाद में कोई इश्यू नहीं आए। तो ये विशेषकर आपको सावधानी बरतनी है, निरंतरता मत खोना, एफआईआर कोर्ट केस का थोड़ा ध्यान रखना, ओबीसी सर्टिफिकेट का। नेक्स्ट अपन बात करें प्रीवियस ईयर का क्या डाटा कहता है। अब प्रीवियस ईयर में जैसे कि कट ऑफ की बात करें तो एक पूरी मैं बताऊं, सबसे पहले टोटल वैकेंसी प्रीवियस ईयर में 50,000 थी, जिसमें मेल कैंडिडेट की थी 44,500, फीमेल की थी 5,500। और हाईएस्ट कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गई थी 135 मार्क्स। ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, यानी 1 गुणा की। पीईटी किससे कम गई थी, 123 के आसपास गई थी, 23-24 मार्क्स। लेकिन फाइनल 135 मार्क्स गई थी 160 मार्क्स में से। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, काफ़ी शिफ्ट में हुआ था 2022 में, लगभग 70-76 शिफ्ट में हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 135 मार्क्स जो थे उत्तर प्रदेश वाले जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट की और यूआर वाले कैंडिडेट की, तो ये हाईएस्ट से हाईएस्ट कट ऑफ थी मेल कैंडिडेट की। बाकी मैं 2022 की कट ऑफ का ये पूरी आपको टेबल बता देता हूँ, इससे पहले वीडियो भी बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनरल डिस्ट्रिक्ट की अनरिजर्व की 11,744 कैंडिडेट थी। पीटी में आपको पता है 7.5 गुणा अभ्यर्थी पास हुए थे, तो उसमें कट ऑफ थी उत्तर प्रदेश की 123.71 मार्क्स। और फाइनल कट ऑफ निकल के आई पीटी के बाद, मेडिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ, वैसे मेडिकल की 1.85 गुणा की गई थी, 129.90 मार्क्स गई थी। उसके बाद फाइनल कट ऑफ गई थी 134.99 मार्क्स। यानी पीटी से फाइनल कट ऑफ का अंतर है, जो शुरुआती रिजल्ट से फाइनल कट ऑफ का अंतर लगभग 11 मार्क्स का था। तो ये लगभग फाइनल कट ऑफ थी उत्तर प्रदेश की, हाईएस्ट कट ऑफ उत्तर प्रदेश की गई। अब जिस राज्य के आप निवासी हो उसी राज्य से ही आपका आवेदन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप राजस्थान के उत्तर प्रदेश से आवेदन कर सकते हो, बिल्कुल नहीं होगा। हरियाणा से आपको देख सकते हो हाईएस्ट सेकंड कट ऑफ गई है, फाइनल 133 गई है। उसके बाद राजस्थान की फाइनल 132 मार्क्स गई है, 160 में से ये सभी। मध्य प्रदेश की उसके बाद 129 गई है। ये यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ है, वो भी जनरल डिस्ट्रिक्ट की है। साथ साथ आप मेडिकल की कट ऑफ देख सकते हो। और उसके बाद ये दोस्तों अंतर है फाइनल कट ऑफ और पीटी की कट ऑफ का। तो ये पीटी की कट ऑफ है 7.5 गुणा की शुरुआती कट ऑफ है। जो शुरुआती कट ऑफ इतनी गई थी, आपका तो फाइनल कट ऑफ से ही काम बनता है, शुरुआती क्या ही बताएं। इसके बाद बिहार की देख सकते हो, पीएटी की, दिल्ली की, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की। ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले राज्य हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है। और बाकी यहाँ पर इन सभी की कट ऑफ है, पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़ हैं, सापेक्ष रूप से कम गई है, नागालैंड है। और ये सबसे लोवेस्ट वाले आप देख सकते हो स्टेट हैं। पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, इनकी सबसे कम गई है। ये अनरिजर्व की थी। इसी टाइप से आप एसटी की राजस्थान की हाईएस्ट गई है, एसटी में फाइनल 118 गई है, राजस्थान की सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप एससी में देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे हाईएस्ट गई है, 123 मार्क्स गई है फाइनली। और फिर यहाँ पर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की उत्तर प्रदेश की 133.47 गई है, राजस्थान की 131.16 गई है, ओबीसी की 128.83 गई है मध्य प्रदेश। तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा है। ये थी आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट की। बाकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की आप देखेंगे तो राजस्थान में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की फाइनल कट ऑफ 116 गई है, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की फाइनल 115 गई है, बिहार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की फाइनल 112 गई है। और ये सब अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, इसमें ओबीसी वगैरह की भी इंक्लूड है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की शुरुआती पीईटी की कट ऑफ है, ये हाईएस्ट गई है ओबीसी की, राजस्थान की, सॉरी उत्तर प्रदेश की। और शीट 3 में आपको मिल जाएगा नक्सल डिस्ट्रिक्ट। नक्सल डिस्ट्रिक्ट में बिहार की कट ऑफ फाइनल गई है 119 मार्क्स है, झारखंड की। तो इनसे मोटे मोटे तौर पर आपको आइडिया लगता है कि कट ऑफ एक्जैक्टली कितनी जाती है, ताकि
उस बेस पर आपके दिमाग में रहे कि इतना तो स्कोर करना ही है। तो 2024 के लिए एसएससी जीडी सैप स्कोर है हाईएस्ट कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्थिति निकल के आ रही थी कि आपको 65 क्वेश्चंस लगभग 135 मार्क्स गई थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको एग्जाम में कम से कम 65 क्वेश्चंस तो कट काट के सही करने की कोशिश करनी ही करनी है। यानी 130 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट आपको शुरू से बना के चलना होगा, ताकि आपके अदर कैटेगरी हो, अदर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो, अदर स्टेट से हो जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले नहीं हो, तो भी आप एक तरीके से सेफ रह सको। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत अच्छा खासा हो जाएगा तो एक तरीके से आप आ जाएंगे सिलेक्शन की दौड़ में। तो मिनिमम तो इतना तो करना ही है, 80 क्वेश्चंस में से 65 क्वेश्चंस प्लस आपके कट काट के सही होने ही चाहिए। यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो कितना स्कोर आ रहा है, नहीं कर रहे हैं तो किस टाइप से आपको 110 दिन में तैयारी करनी है। जो अभी 1 नवंबर 2023 को ध्यान में रखते हुए 110 दिन शेष हैं, तो उसकी क्या एग्जैक्ट स्टेज आपको फॉलो करनी है। तो एग्जाम यहाँ पर 2022 का हुआ है जो एसएससी जीडी का। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। काफ़ी कैंडिडेट का रहती है समस्या जीके में स्कोर नहीं हो पाता, तो जीके में आपको पता है 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन 2022 में एसएससी जीडी में कहाँ से पूछे गए हैं, तो प्रत्येक शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया तो देखा ये 20 क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। तो इन 20 क्वेश्चन में से साइंस से थे 2 क्वेश्चन। साइंस से कितने? 2 क्वेश्चन। जिसमें अन्य बात करूं, साइंस के अलावा नृत्य उत्सव जो स्टैटिक जीके हैं, इससे 2 से 3 सवाल थे। कुछ शिफ्ट में 2 सवाल थे, कुछ शिफ्ट में 3 सवाल भी पूछे गए थे। और इनमें से एक सवाल जो कॉमन निकल के आ रहा था, साहित्य जो एकेडमी अवार्ड हैं लेटेस्ट 2021 वाले 23 में दिए गए हैं, उसमें से जो नृत्य वाले अवार्ड है ना, वो कौन से अवार्डी जो नर्तक है उसको किस क्षेत्र में किस नृत्य में दिया गया है, उनसे रिलेट करके पूछा गया था। तो ये एक सवाल कॉमन था, बार बार देखा था मैंने। नृत्य उत्सव से 2 से 3 सवाल हैं, यानी कौन सा उत्सव किस राज्य का, कौन सा नृत्य किस राज्य का हो, और उत्सव में भी ध्यान रखना पूछ लें वो उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, उसमें उत्सव किस भगवान को समर्पित है, तो ये सवाल भी उसमें थे इंक्लूड। करंट जीके को दोस्तों हल्के में मत लेना। 4 क्वेश्चंस हाईएस्ट जो वेटेज था उसमें करंट जीके का था। 4 क्वेश्चंस 20 में से आप समझ सकते हो। और करंट जीके प्रीवियस 1 वर्ष का, तो अभी एसएससी का क्या पैटर्न है, करंट जीके लगभग जैसे अभी जो सीजीएल का एग्जाम मैंने मेंस का देखा, इससे पहले सीपीयू का देखा, एग्जाम तो हो रहे हैं 2023 एंड में, लेकिन करंट अफेयर्स आपको 2022 तक के काफ़ी 2000 पूरा 22 तक पूछा गया था। तो एक तरीके से 22 के लास्ट 6 मंथ के थे और अब की बार के थे, तो 1 साल का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है। जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम 2024 में होगा तो 2023 पूरा रट लेना है। और करंट अफेयर्स को हल्के में मत लेना, इसलिए बोल रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट करंट अफेयर लास्ट में पढ़ते थे, ये गलती मत करना। करंट अफेयर्स को आपको साथ साथ लेकर चलना ताकि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए। करंट अफेयर्स में मार्क्स आने थोड़े ईजी है। डेली आप पढ़ो, 1-2 पेज डेली पढ़ो और उसको रिवाइज करते रहो तो आपका इजीली हो जाता है। जनगणना से 1 क्वेश्चन फिक्स है। एसएससी के कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें प्रत्येक सेट में जनगणना का सवाल नहीं आया हो। जनगणना के बेसिक फैक्ट प्लस 2011 का पूरा डाटा आपको रट लेना है। इतिहास से 2 सवाल पूछे गए हैं, पॉलिटी से 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, तो इनके टॉपिक भी मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहना आपको। भूगोल से 2 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स से 2 सवाल। तो मेजर सब्जेक्ट इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, इकोनॉमिक्स पर सब्जेक्ट से 2-2 सवाल, साइंस से भी 2 सवाल हैं। और विविध से 1-2 सवाल आपको मिसलेनियस मिल जाएंगे जो कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट का नहीं है, अलग टाइप से। तो ये सवाल टोटल 20 सवाल हैं जो आपको एसएससी जीडी 2022 में देखने को मिले। इसी टाइप से आपको 2024 में भी तैयारी करना है, इसी वेटेज को ध्यान में रखते हुए। और अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स आपको कौन सी। ये बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए एटलीस्ट है, ये कंटेंट तो आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि जीके की बात करूं, सबसे पहले जीके में यदि मैं स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर सब की बात करूं तो लूसेंट जीके में आपको क्या मिल जाएगा, मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट 100 के आसपास टॉपिक बताऊंगा। उन टॉपिक को आप लूसेंट जीके में जाके देखिएगा, वहां से आप पढ़ाई कीजिएगा, उस टॉपिक को कवर कीजिएगा, तो एक तरीके से वो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लूसेंट जीके साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप लूसेंट जीके में टॉपिक वाइज जीके आपको मिल जाएगा, वो लेके आइएगा, छोटी सी बुक्स लेके आ जाएगा लूसेंट जीके की। और किरण के या फिर पिनेकल के, जरूरी नहीं किरण के, पिनेकल भी अच्छी बुक्स आती हैं, किरण भी आती है, जो भी आपके सूटेबल लगे, आपके नज़दीकी स्टोर पे अवेलेबल हो तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। किरण और पिनेकल की कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो बेस्ट बुक्स हैं, स्टूडेंट ने काफ़ी रिव्यू वगैरह देखे तो पता चला। तो टीसीएस की प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज ले आना आप,
मतलब एसएससी के जो भी अब तक ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं 14,000 प्लस आपको टीसीएस किरण की मिल जाएगी, पिनेकल की भी इस प्रकार टीसीएस प्रीवियस ईयर मिल जाएगी, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है। इनमें से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर कहता हूँ जरूर लेके आना, वहाँ से बहुत अच्छा खासा आपको आइडिया लगता है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। तो जैसे ही आप कोई टॉपिक करो, जैसे लूसेंट से एक टॉपिक किया तो उस सेम टॉपिक का देखो, क्योंकि यहाँ पर किरण की पिनेकल की टॉपिक वाइज आपको जीके मिल जाएगा। सेम टॉपिक से देखो प्रीवियस ईयर में कौन से सवाल पूछे गए हैं, और एक बार आपने पूरा यहाँ से टॉपिक देख लिया, फिर प्रीवियस ईयर के वहाँ से सवाल लगा लिए, तो वो एक तरीके से पूरा टॉपिक कवर है। एक और टॉपिक को पूरा कर लेना, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा और छोड़ो यार इस टॉपिक से नहीं, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ो पूरा कंटेंट पढ़ दो, मतलब उस टॉपिक से कोई भी आगे सवाल आए ना वो आपके गलत ना हो। कम पढ़ो लेकिन एक तरीके से उनको कंठस्थ करो, रिवाइज करके बार बार करो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें करंट अफेयर्स की, तो लास्ट 1 ईयर का करना ही करना है, यानी 2023 का पूरा करना है, और उनमें से भी लास्ट 6 मंथ का वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कोई भी मैगजीन लेके आ जाओ, जैसे स्पीडी की मैगजीन लेके आ जाओ, मंथली मैगजीन भी ले सकते हो, अभी हाफ ईयरली मैगजीन आप ले लेना, अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। हाफ ईयरली, मंथली अभी 2023 के बाद पूरा हो जाएगा तो 2023 की ईयरली भी आ जाएगी, फिलहाल हाफ ईयरली आप ले लो। नेक्स्ट अपन बात करें साइंस कहाँ से पढ़े, 2 सवाल आएंगे, तो 2 सवाल का आपको लूसेंट वगैरह में तो काफ़ी डिटेल में साइंस मिलेगी, वहाँ तक नहीं जाना है। आपको जनरल एनसीईआरटी 9th और 10th की बुक्स लेनी है, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट 10वीं के टॉपिक बार बार एनसीईआरटी से 10वीं के जो टॉपिक है ना साइंस के, वो टीचर ज़्यादा पूछती है, 9th के भी कुछ टॉपिक पूछती है, तो 9th और 10th की आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। बायोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है, तो उसको ध्यान में रखना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। नेक्स्ट बात करें मैथ्स की, मैथ्स कहाँ से पढ़े, तो मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल का बेसिक कंसेप्ट कवर कर लो, और किरण की कोई एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की मैथ्स ले जाओ। एसएससी जीडी के 3 एग्जाम अभी ऑनलाइन हो चुके हैं, तो वो 3 एग्जाम्स के बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो साथ साथ लगाना ही लगाना है, और बेसिक के लिए आरएस अग्रवाल ले सकते हो आप। लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़ना, मैथ्स और रीजनिंग में सारा खेल प्रैक्टिस का है। ऐसा नहीं कि अपना टॉपिक पढ़ लिया, जैसे परसेंटेज पढ़ लिया, बिल्कुल मेरे को इस परसेंटेज के सारे टाइप आते हैं, टाइप आने का मतलब नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, आता हुआ सवाल आपका कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि समय काफ़ी कम है, सवाल ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करो। मैथ में तो प्रैक्टिस का ही खेल है। प्रीवियस ईयर का यदि आपका पहले से ही बेसिक कवर है तो प्रीवियस ईयर लगाते रहो लगातार, ताकि आपका वहाँ से कैलकुलेशन फास्ट हो सके। कैलकुलेशन फास्ट के लिए आपको टेबल है वो 25 तक तो कम से कम टेबल है वो आपको आने चाहिए, यानी पहाड़े, और आपको प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से हो जाएगी कैलकुलेशन स्कोर वगैरह ध्यान से। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सारा प्रैक्टिस का खेल है, प्रीवियस ईयर की टेस्ट तक हो, बेसिक सभी की रीजनिंग क्लियर होती है, लेकिन रीजनिंग में भी हल्के में ले लेते हैं कि रीजनिंग तो क्या कर लेंगे, लेकिन जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है ना तब पसीने छूट जाते हैं। इसके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर के किरण या पिनेकल की रीजनिंग की बुक्स लेके आ जाओ, प्रीवियस ईयर के वो लगाते रहो, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी वो, तो टॉपिक वाइज आप वहाँ से रीजनिंग के कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। हिंदी कहाँ से पढ़े, तो हिंदी के लिए लूसेंट की सामान्य हिंदी आती है, छोटी सी बुक्स आती है वो ले सकते हो, या फिर मानस हिंदी की बुक्स है वो भी अच्छी बुक्स आती है, उसको फॉलो कर सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेनी है, जैसे इंग्लिश लेते हो तो नीतू सिंह की बुक सभी के लिए आपको पता है एवरग्रीन है। और अब बात करते हैं रणनीति जीके के लिए स्मार्ट तरीके से आपको कैसे पढ़ना है। 20 फरवरी 2024 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 110 दिन का समय है। आपको बता दूं समय काफ़ी कम है, अभी ऑफलाइन कोचिंग लेकर अपना समय बिल्कुल बर्बाद न करें। ऑफलाइन में आप पूरे दिन ऑफलाइन क्लासेज में रहेंगे, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, रिवीजन करना। तो जो आप कोचिंग में करते हो समय वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है आपका बेसिक वहाँ से तैयार करो और फिर उसका रिवाइज करो, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाएंगे फिर उसका नोट्स बनाएंगे फिर रिवाइज करेंगे, तो अभी समय इतना है नहीं। तो आपको क्या है, आप कहेंगे तो फिर कैसे कोचिंग नहीं जाएंगे तो हमारा कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आपको पता है यूट्यूब सभी को फ़ोन में ऐप इंस्टॉल है, ये वीडियो भी यहीं से देख रहे हो आप, तो सिलेबस के अनुसार बुक से ही पढ़ें। जैसे ही आपके पास पूरा सिलेबस, जैसे मैथ्स के आपको पता है ये टॉपिक मैथ्स के हैं, ये पूरे सिलेबस में, रीजनिंग की ये टॉपिक है, आपने बुक्स लेकर आए उसमें से पता चल गया, और जीके के ये टॉपिक यहाँ पर वीडियो में बता भी दूंगा, तो वो टॉपिक देखिएगा। आज के 2 टॉपिक कवर करने हैं, तो आज का पूरा शेड्यूल बना दीजिएगा कि 2 मेरे को जीके करने हैं, 1 रीजनिंग का करना है, मैथ्स का इतना मेरे सवाल प्रैक्टिस करना है। और फिर यहाँ पर कोई समस्या आती है उस केस में आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, उस टॉपिक को सर्च करो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ताकि वो समस्या नहीं रहे। इसी टाइप से अब देखिए ऑफलाइन कोचिंग जाने का क्या फ़ायदा, वहाँ पर एक तरीके से अनुशासन रहता है। अभी आपको अपने आप तैयारी यदि कर रहे हो, क्योंकि 2024 में जो अभी आई है एसएसजीडी, इससे पहले आप मतलब 2022 में फेल हुए हैं, 2017-18 के दिए उसमें फेल हुए हैं। यदि आप नए हो तो फेल नहीं होना चाहते तो ये काम थोड़ा ध्यान से करिएगा, समय अपना बर्बाद कोचिंग में मत करिएगा। ये सेम समय आप यूटिलाइज कीजिएगा, अपने आप को अनुशासित तरीके से
3 महीने आपको 100 दिन ही तो अपने आप को बंद करना है चैलेंज देकर कि मेरे को इतना करना ही करना है, कोई सा भी फंक्शन आ जाए मेरे 5-6 घंटा जो पढ़ाई है वो छूटनी नहीं चाहिए, हर हाल में मेरे को पर डे 5-6 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी कंडीशन में। ये चैलेंज अपने आप को दोगे तो ईजिली आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। इसके साथ साथ यहाँ पर स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। टाइम मैनेजमेंट जैसे 80% 60 मिनट है, इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए रामबाण है मॉक टेस्ट। सप्ताह में अभी आपको 3 फुल मॉक टेस्ट देने। कितने? 3 फुल मॉक टेस्ट हैं, वो भी ऑनलाइन देने, ऑफलाइन नहीं देने, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन है। मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या किया, मॉक टेस्ट लगा दिया, हाँ भाई हो गया मेरा मॉक टेस्ट, उनका एनालिसिस करो। अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपको काफ़ी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, मतलब पूरा डिटेल आपको आ जाता है, कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से आपके सवाल गलत होते हैं। तो 2-4 मॉक टेस्ट देंगे तो बार बार पता चलेगा भाई इस टॉपिक से मेरे सवाल लगातार गलत हो रहे हैं, तो उसको आप इजीली सुधार करिएगा। एनालिसिस का मतलब यही है कि बार बार उस टॉपिक की गलती ना करो, और इजी सवाल गलत हो जाए तो उसको नोट करो, दोबारा वो गलती ना हो। तो सेम मिस्टेक जो बार बार कर रहे हैं उसको नोट करते हुए यदि आप उसको सही कर देंगे तो मॉक टेस्ट लगाते हुए आपका सिलेक्शन निश्चित मानिएगा। 50% तैयारी है वो आपके मॉक टेस्ट से ही हो पाती है। बार बार मैं आपको कहता हूँ 50% आपका सिलेबस है, पूरा करना ही पड़ना है, और उसको मॉक टेस्ट देते हुए सिलेबस को जांचना है। यानी एग्जाम से पहले आप जितने एग्जाम देंगे, कोई कहता है ना मेरा इतना एक्सपीरियंस, तो आप कहेंगे मैंने तो एग्जाम से पहले 30 एग्जाम दे दिए, उसका एनालिसिस कर दिया अच्छे ढंग से। एग्जाम देने से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप एग्जाम हॉल में ऐसा नर्वस नहीं फील करोगे। बिल्कुल पेपर आया, आपने ईजिली अटेम्प्ट किया बिना किसी दिमाग पे लोड लेते हुए। तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं वो बात करें, तो अभी सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट बुक है, जहां पर अच्छा खासा मॉक टेस्ट का एनालिसिस मिल जाता है। और मॉक टेस्ट भी अलग अलग आपको टाइप के मिलेंगे, मतलब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अलग है और फुल मॉक टेस्ट अलग मिल जाएगा। और उन मॉक टेस्ट का एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको आंसर डिटेल्ड हल मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक का अभी यदि आपने पास नहीं ले लिया है, आपके पास सबसे बेहतरीन अवसर पर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अभी जो टेक्स्ट बुक पास की प्राइस है ना वो लोवेस्ट प्राइस एवर है, नहीं इससे कम प्राइस में आज तक टेक्स्ट बुक पास सेल नहीं हुआ है। ये डील केवल अभी 2 दिन के लिए है। तो 31 अक्टूबर से पहले यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए टेक्स्ट बुक पास देते हो तो इस कूपन कोड से आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो इससे कम प्राइस में ये डील नहीं मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं टेक्स्ट बुक पास प्रो की। पास प्रो का मतलब आप समझते हो, एसएससी के अब तक 2018 में हुआ एग्जाम, 2023 में ये जो 22 वाला हुआ और 21 वाला हुआ, तो 3 बार ऑनलाइन एग्जाम हो चुके। तो वो तीनों ही बार के ऑनलाइन एग्जाम पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे। यानी जो प्रीवियस ईयर का पेपर लगा है तो एग्जैक्ट एग्जाम जैसा पेपर आप मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट करो। और पास प्रो में एक और फीचर रहता है कि आपको लगा ये मॉक टेस्ट मेरे को दोबारा देना चाहिए, मैंने यहाँ पर गलतियां की है, तो एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर दोबारा भी आप दे सकते हो। तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको डेली 1 रुपये से क्या 50 पैसे के आसपास रुपये में मिल रहा है। तो जल्दी से टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहां पर पास वाले सेक्शन में कूपन कोड में टीटीजी के कोड अप्लाई कीजिएगा। इससे कम प्राइस जो आज तक डील नहीं रही है इसको ग्रैब कर सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए डील है। इसमें सारे एग्जाम्स के टेक्स्ट बुक पास का मतलब ही यही है कि जो भी एग्जाम आए उसका मॉक टेस्ट एक ही पास में, एक पास दे लो। स्टेट लेवल का सारे एग्जाम, यानी दिल्ली पुलिस के भी उसमें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एसएससी जीडी के भी मिल जाएंगे, एसएससी के सभी एग्जाम्स को मिल जाएंगे, बैंकिंग के मिल जाएंगे, रेलवे आया तो रेलवे के मिल जाएंगे, भाई रेलवे 2024 में आ जाए तो वो भी आपको फ्रीली मिल जाएंगे एक ही पास में। तो अभी से पास ले लो, क्योंकि सबसे लोवेस्ट प्राइस में डील मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाइएगा, यदि लगा रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना कितना स्कोर आपका हो पा रहा है। मॉक टेस्ट जरूर डेली नहीं तो 2 दिन में, सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट देंगे, यानी 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे सिलेबस कवर हो या फिर नहीं हो, ताकि वहां से आपकी रिदम बनी रहे, टाइम मैनेजमेंट आप कर सके, एक तरीके से कॉन्फिडेंस बना रहे, पता चले गलतियां कहाँ कर रही हूँ। अब आप काफ़ी कैंडिडेट होने कि भाई ये टॉपिक है मेरे को तो बहुत हार्ड लगता है, ये टॉपिक जैसे इकोनॉमिक्स के मेरे को बहुत हार्ड लगते हैं टॉपिक, तो आप क्या करो, कम समय दो। जैसे कि यदि आप कोई अन्य टॉपिक है उसमें 30 मिनट देते हो तो उस टॉपिक को 10 मिनट ही दो। जो इजी लगती है उसको आप 30 मिनट देते हो, उसको 10 मिनट ही दो। कम समय दो लेकिन डेली दो। क्या करो, डेली दो। एक समय ऐसा आएगा कि वो टॉपिक आपका सबसे इजी हो जाएगा। तो कम समय दो, डेली दो, डेली देखो, उस केस में आपका हर टॉपिक है वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में न लें। अभी सभी को एक साथ, आप मानते हो कि रीजनिंग है, भाई रीजनिंग तो मैं कभी भी कर लूंगा, या फिर मानते हो करंट अफेयर्स तो लास्ट में कर देंगे 20-10 दिन में, ये बात आपकी सबसे वीक पॉइंट साबित होगी। आपको सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। कंटिन्यूटी के साथ में लगातार प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम क्रैक करने का एक ही मूल मंत्र है कि लगातार कंटिन्यूटी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। मॉक टेस्ट देते हुए आपको पढ़ाई करनी है।
सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट देते हुए और रिवाइज करते हुए, कंटिन्यूटी, मॉक टेस्ट, रिवीजन, यही आप पढ़ो कितने ही, लेकिन जब तक रिवाइज नहीं करेंगे कोई भी पढ़ा हुआ आपका काम नहीं आएगा। रिवाइज का मतलब आप बता देता हूँ, जैसे निरंतरता से समझौता ना करें, बिना गैप दिए पढ़ना है, एक दिन भी आपको गैप नहीं देना है ताकि अंदर से आप मोटिवेट हो सको। और गैप जैसे ही आ गए तो आप चीज़ें भूल जाते हो। 3 माह अपने आप को चैलेंज दे दो, 3 माह का समय है, SSGD नहीं निकल रहा है तो मतलब दुनिया से अभी बिल्कुल आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है 3 मंथ में। और ऐसा मत कर देना भाई बिल्कुल बंद ही हो जाओ, फैमिली वगैरह तो जुड़े रहना है, लेकिन जो आपकी संगति है उसको सही करना है। विशेषकर सोशल मीडिया से आप जुड़े रहते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, फेसबुक है, उन ऐप को पहले तो अनइंस्टॉल कर दो, व्हाट्सएप को भी अनइंस्टॉल कर दो। कोई भी अपडेट है उसके लिए टेलीग्राम ऐप है, आप इंस्टॉल रहेगा, वहाँ पर काफ़ी आपको चैनल मिल जाएंगे जो अपडेट देते हैं, PDF फाइल देते हैं, नया नया कंटेंट देते हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। अपने चैनल टॉप ट्रेंडिंग GK से भी जोड़ सकते हो, जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले वहां पर मिल जाएगा, ताकि कोई भी आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो। जो आपको लिए जानना आवश्यक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो रिपीट होते हैं, वो आपको वहां पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बाकी बुक्स सबसे बेस्ट है, उन्हीं को फॉलो कीजिएगा। जो कभी कोई दिक्कत आए तो यूट्यूब से वो आप देख लीजिएगा। अब 100 दिन का टारगेट बनाकर ही आपको तैयारी करना है, यानी 100 दिन में किस टाइप से सारे टॉपिक कवर हो जाए। इसी प्रकार से आपको एक दिन बैठकर कि इतने टॉपिक है, जैसे GK के 100 टॉपिक है तो पर डे मेरे को एक टॉपिक करना है और 7 दिन में मेरे को रिवाइज करना है। टॉपिक वाइज डेली टारगेट फिक्स कर दो। और GK में पहले आपको क्या करना है, थ्योरी फैक्ट पढ़ना है। अब थ्योरी पढ़ ली, टॉपिक जैसे आपने लूसेंट से थ्योरी पढ़ दी, उसके बाद SSC की प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज आप देख लो, मैंने बुक्स बता दी है। और CBT एग्जाम के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सवाल उस टॉपिक के आप लगाओ। और फिर क्या करो, यहाँ से आपको पढ़कर छोड़ना नहीं, यानी जैसे ही एक दिन में एक टॉपिक कर लिया फिर छोड़ो के अब उसको तो एग्जाम तक बिल्कुल देखना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। जैसे ही वो टॉपिक किया, नेक्स्ट 5-6 दिन यानी एक वीक में जैसे ही टॉपिक हो गया, नेक्स्ट वीक में एक दिन निकाल कर आप पूरा रिवीजन में दो, उस एक टॉपिक को मत दो, क्योंकि रिवीजन करने में समय कम लगता है। जैसे ही उस वीक में आपने 5 टॉपिक पढ़े हैं, 6 टॉपिक पढ़े हैं, तो एक दिन में वो सारे आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो 1 से 2 दिन आप रिजर्व रखो सभी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे पढ़ा हुआ कोई भी काम नहीं आएगा। विशेषकर रिवाइज नहीं करते हो, वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर कहते हो पूरा सिलेबस कर दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि आपने गलतियां नहीं सुधारी है अपनी, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और प्रीवियस ईयर पर ऐसे फोकस मत हो जाना कि सब कुछ मैं तो प्रीवियस ईयर ही पढ़ूंगा। भाई प्रीवियस ईयर से 30% सवाल ही रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट सवाल देखा, आंसर देखा तो 30% तक तो आप सवाल कर सकते हो, लेकिन जब उस सवाल से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लिया, जैसे कोई नदियों का सवाल हो गया, अब नदियों से एक सवाल था, एक नदी एक सवाल का उत्तर मिलेगा। जैसे ही अन्य फैक्ट देखा, कुछ नदियों के उपनाम थे तो उपनाम वाले सारे फैक्ट देख लिए कि और कौन सी नदियों के क्या उपनाम है, ताकि इस टाइप से अन्य फैक्ट हैं आपको मिल जाएंगे। इन सभी मैंने पिनेकल वगैरह की बुक्स बताई है, किरण वगैरह की, उसको पढ़कर छोड़ना नहीं है। वीक में एक दिन आपको सभी रिवाइज करना है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। TCS के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखकर टॉपिक तैयार करे हैं, ये तो बता ही दिया है, यानी जैसे ही प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पॉइंट भी बता चुका हूँ। करंट के सवाल सबसे ज़्यादा आएंगे तो इसको लास्ट में न पढ़कर साथ में लेकर आपको चलना होगा। तो स्ट्रेटजी में आपको क्या करना, वो ही है। पहली बात तो निरंतरता, ठीक है। और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा एक दिन पूरा तैयारी कर लें कि इतना सिलेबस है, 100 दिन का समय है, प्रतिदिन मेरे को 2 टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो तैयारी करें। और कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कभी बीच में मिस मत करना, यानी एक दिन नहीं पढ़ूँ मैं, कोई पार्टी में चला जाऊँ, ये गलत बात है आपकी। हाँ, कोई यदि आप बीमार वगैरह हो जाओ तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही फिजूल अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। सेकंड बात करें तो आपको मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना, कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो। थर्ड बात करें तो आपको रिवीजन करना है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट देते हुए गलती सुधारते हुए रिवीजन करते हुए पढ़ते हो और आपका सिलेक्शन निश्चित है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है, सिलेक्शन निश्चित है। 100 दिन में अपने आप को पैक कर लेना है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे हिस्ट्री के 2-3 सवाल आएंगे ही आएंगे, तो हिस्ट्री में आपको 3 टाइप से हिस्ट्री मिलती है। प्राचीन इतिहास के ये इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता है, प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, गुप्त वंश, मौर्य साम्राज्य, वर्धन राजवंश, दक्षिण भारत के जो साम्राज्य वंश हैं, विरासत हैं उनका, वो ध्यान में रखना है। मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल हैं, सिख गुरु, मराठा, विजयनगर साम्राज्य, युद्ध और संधियाँ हैं मध्यकालीन इतिहास की इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट बात करूं आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास से सवाल एक आएगा ही आएगा। 1857 की क्रांति, गवर्नर और वायसराय, बंगाल का विभाजन, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां, गांधीवादी युग, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष है, सामाजिक धार्मिक सुधार है, मुस्लिम लीग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके 70, ये इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का तो दो सवाल जो आएंगे और सबसे इजी है पॉलिटी में स्कोर करना। संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत हैं, अनुच्छेद अनुसूची भाग सूची एक सवाल पक्का है, संविधान संशोधन का इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कर्तव्य एक सवाल आने की संभावना है, संसद से है, समितियों की जो प्रमुख रिपोर्ट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखना है, विशेषकर प्रथम कौन थे ये भी आपको देखना है, पूरी लिस्ट यहाँ से एक सवाल अभी हाल ही में आया था। सीएजी, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, चुनाव आयोग है, इनका पूरा डिटेल में फैक्ट देखना है। पंचवर्ष योजना लगभग एक सवाल यहाँ से आता ही आता है। सरकारी संस्थाएं, पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था है, ये सभी। नेक्स्ट अपन बात करें भूगोल से, तो भारत का भौगोलिक विभाजन इंपॉर्टेंट है, चट्टानों के प्रकार हैं, नदियां जो भारत की हैं वो सब कुछ ध्यान में रखना है, उद्गम कहाँ से हुई, सहायक नदी कहाँ से है, कहाँ कहाँ बहती है, प्राचीन नाम क्या है, हिमालय के प्रकार विस्तार चोटियां हैं, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो डाले हुए हैं, हिमालय वाला है तो वो आप टेलीग्राम से जुड़े हुए तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देख लेना। तो टॉप ट्रेंडिंग जी के पीडीएफ का अलग चैनल है जिसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट पीडीएफ ही मिलती है वहाँ पर। तो टॉप ट्रेंडिंग जी के पीडीएफ सर्च करना टेलीग्राम पर जाकर, टॉप ट्रेंडिंग जी के पीडीएफ। सभी राज्य और उनके शिखर हैं, पर्वत कौन से, सौर मंडल, उनके ग्रह, वहाँ संबंधित राज्य, महाद्वीप और महासागर, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा कौन से राज्यों से लगती है, भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन, विश्व भूगोल और मानचित्र है, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है, कृषि, मिट्टी एवं वनस्पति है, भारत में वनों के प्रकार, उदाहरण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आ गई तो 21 इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री, जल संधि, बायोस्फीयर रिजर्व है, परिवहन है, एनएच वगैरह देख लेना, जल मार्ग देख लेना, जनसंख्या जनगणना का एक पक्का है, वायुमंडल की जो परत वगैरह वो सब कुछ, पर्वत हैं, ज्वालामुखी है। और इकोनॉमिक के दो सवाल आएंगे जिसमें एक तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का देख लेना, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, पूरा का पूरे अलग से वीडियो डला हुआ है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है। मांग और डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट से आता है सवाल। और उसके बाद लागत, उत्पादन, खपत, बाजार, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, कराधान, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी फॉर्मूला है, इन कंसेप्ट से आता है। उसके बाद बैंकिंग का सवाल आता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सरकारी योजनाएं हैं, नवरत्न, महारत्न, पीएसयू है, और मनी बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, इन सभी से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट 65 टॉपिक हैं जिसको आपको, अब स्टैटिक जीके दो टाइप के जीके, एक स्टैटिक जीके, एक करंट जीके। जो भी ऊपर मैंने बात की ये भी एक स्टैटिक जीके ही थे और क्या थे। करंट जीके जो चेंज होता है, स्टैटिक जो चेंज नहीं होता, तो करंट अफेयर के अलावा जो जीके वो पूरा स्टैटिक जीके ही है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्लासिकल डांस और लोक क्लासिकल शास्त्रीय और लोक नृत्य, फोक एंड क्लासिकल डांसेज, फेस्टिवल एंड जो मेले फेयर हैं, संगीत का ध्यान रखना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय और कर्नाटक से आते हैं। संगीत में लय, ताल, स्वर संबंधित फैक्ट का एक बार एसएससी ने बार बार रिवाइज किए थे। संगीत घराना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट वाद्य यंत्र और वादक हैं, ये एसएससी के तकिया कलाम वाले मतलब आते ही आते हैं। सभी राज्यों के लोक संगीत हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेड वाले तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, सभी राज्यों के लोक संगीत। कला क्षेत्र से संबंधित व्यक्तित्व एवं पुरस्कार है, जो कला के क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिला है, पद्म अवार्ड भी मिला हो, कोई व्यक्तित्व है, कोई कौन सी कला से है, वो इंपॉर्टेंट है। लोक चित्रकला और पेंटिंग, भारत में विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, प्रसिद्ध मंदिर और मंदिर वास्तुकला, भारत के किले और दुर्ग, भारत की गुफाएं प्रमुख जो हैं, मकबरे स्मारक, भारत के प्रसिद्ध स्तूप, भारत या विश्व की प्रसिद्ध जो प्रतिमाएं हैं, भारत और विश्व की भाषाएं, भारत के पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक पोशाकें, भारत और विश्व के कुछ मॉनेटरी मठ हैं, खेल संबंधित जो मार्शल आर्ट हैं, पारंपरिक खेल हैं, इनका पूरा खेल का पूरा वीडियो डाला हुआ है। आप स्पोर्ट टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च करना, पूरा मिल जाएगा। खेल शब्दावली, खेल व्यक्तित्व, खेल नियम और आयाम, खेल स्टेडियम, खेल कप और ट्रॉफी, खेल पुरस्कार, सब कुछ आपको डाला हुआ है। और इनसे एक सवाल क्या, 2-3 सवाल पक्के बनते हैं। ओलंपिक और एशियाई राष्ट्रमंडल खेल के फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी के। पुस्तक और लेखक आता ही आता है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व हाल फिलहाल में जिनका निधन हुआ उनसे पूछ लेते हैं। महत्वपूर्ण जो दिवस है उनकी थीम पूछ लेते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी स्थापना से ध्यान रखना। भारतीय विश्व में प्रथम का आता है। प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे नोबेल पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। प्रमुख समाज की स्थापना है, इसका वीडियो डाला हुआ है। 70 इंपॉर्टेंट समाज वगैरह स्थापना जो इंस्टीट्यूट है उनका। नाटक के रचयिता, प्राचीन पुस्तकों के लेखक, धार्मिक स्थल, प्रसिद्ध स्थान, विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा, परिवहन, सड़क, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग, वन्यजीव परियोजना, यूनेस्को विश्व धरोहर और अमूर्त विरासत, रामसर वेटलैंड साइट, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, भारत के हिल स्टेशन, बंदरगाह, प्रमुख बावड़ी, समुद्र तट, वाटरफॉल, झीलें, प्रमुख घाटियां, पठार, दर्रे, जल संधि,
विद्युत परियोजनाएं, जीआई टैग, भारतीय राज्य उनकी सीमाएं, भारत के पड़ोसी देश उनकी सीमाएं, आविष्कार खोजकर्ता का इंपॉर्टेंट है, फ्लैगशिप योजनाएं जो आज तक है स्वतंत्रता से, भारतीय सेना और सैन्य युद्धाभ्यास, अनुसंधान केंद्र है, जनगणना है, महारत्न नवरत्न कंपनियां, फुल फॉर्म, प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, यहाँ पर अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए आरबीआई संबंधित फैक्ट है, बैंकों के संबंधित फैक्ट है, बैंक टैगलाइन वगैरह है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 65 टॉपिक है। बाकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसमें यदि आप टीसीएस के सदाबहार टॉपिक देखना चाहते हो, मतलब आज तक टीसीएस ने इन सभी टॉपिक को टच करते हुए ही सवाल पूछे, इनसे बाहर नहीं पूछे, तो ये कुछ 150 टॉपिक हैं। आप एक नज़र में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शुरुआत के 10 टॉपिक करके इस टाइप से, इसके बाद ये 20 हो गए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार एसएससी हैं वो रिवाइज करती है, इन्हीं टॉपिक से सवाल हैं। तो इसमें सब कुछ आ गए, 150 है आसपास है, इनमें सब कुछ कंटेंट आ गया। डेली 1 से 2 टॉपिक आप करेंगे तो इजीली आपका जीके में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आप सवाल वगैरह देखेंगे तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली इन्हीं टॉपिक से बार बार सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, जो लेटेस्ट एसएससी ने सवाल पूछे हैं वो सारे टॉपिक मैंने एक साथ ले लिए हैं, जिसमें स्टैटिक जीके ही है लगभग सब कुछ। और ये 150 के आसपास टॉपिक हैं, 1857 की क्रांति, इतिहास, सब कुछ, जियोग्राफी वगैरह, इनके सारे कंटेंट एक साथ ही आपको यहाँ पर दिया गया है, जहाँ से एसएससी सवाल है वो पूछती है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आप यदि एसएससी जीडी की पिछले वर्ष तैयारी किए तो कितने मार्क्स से आप रह गए हो, और अभी आप कोई कोचिंग लेते हुए कर रहे हो या फिर टेस्ट वगैरह में कितना स्कोर आ रहा है, और आपके दिमाग में कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 की दृष्टि से सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने की। फिर भी कोई रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अभी जो ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना। सबसे लोएस्ट प्राइस 269 रुपये में टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। टीटीजी की कूपन कोड यूज़ करना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।